अगर एक अच्छा वकील जज बनना चाहे मगर एक जज का बेटा भी जज बनता है तो काइंड ऑफ नेपोटिज्म भी है क्या जुडिशरी में? अच्छे एडवोकेट्स जजेस नहीं बनना चाहते। और कुछ ऐसे भी लॉज हैं लाइक इंडिया में जो वुमेन्स के अगेंस्ट, मतलब जैसे कि मैरिटल रेप जैसा एक सीरियस मैटर, उसे भी क्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा है। एक तरीके से जेंडर बायस और रूल वो ऑफ तो लॉ पेंडिंग है ना सुप्रीम कोर्ट बट में। वही बात है ना, बात नहीं हुई ना फिर। The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या बख्शी और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन जुडिशियल मैकेनिज्म पे। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश की एक जानी मानी हस्ती, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर सिद्धार्थ भटनागर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो में बुलाया। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी सर कि सबसे पहले मुझे बताइए रूल ऑफ लॉ क्या है एंड इंडिया में रूल ऑफ लॉ फंक्शन कैसे करता है? देखिए, रूल ऑफ लॉ अगर आपको मैं एक बड़े सिंपल तरीके में समझाऊं तो वो एक तो ये है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं या सरकार है उन पे एक दायरे में उनको काम करना होता है, क्योंकि जो फैसले सरकार लेती है, कोई पब्लिक अथॉरिटी लेती है तो वो उसका डायरेक्ट इफेक्ट सिटीजन पे पड़ता है। तो एक वो दायरा जिसके अंदर उनको काम करना है, वो एक तो वो है रूल ऑफ लॉ। दूसरा उसका अगर एक लिम्ब हम देखें तो ये है कि जो सिटीजन्स हैं, जैसे हम लोग आप और मैं, को हमारे ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि हम एक लॉ देश का है उसको हम फॉलो करें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी सिटीजन को पब्लिक अथॉरिटी से कोई शिकायत हो तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा न्यायपालिका में। तो आपको न्यायपालिका का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है रूल ऑफ लॉ के लिए। तो ये तीन फंडामेंटल्स है रूल ऑफ लॉ किसी सोसाइटी में, और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में मोस्टली आप देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करा जाता है या उसकी कोशिश की जाती है। बट सर, रूल ऑफ लॉ के जैसे कुछ की चैलेंजेस भी हैं। जी जी जी। जैसे जुडिशियल डिलेज जिसकी वजह से बैकलॉग केसेस है, पुलिस बिल्कुल है। इंटरफेरेंस इन द इन्वेस्टिगेशन है, और भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की भी कुछ करप्शन है। सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक व्हाट इज योर मॉडर्न विजन टू इंप्रूव द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया? यू सी, अब आपने तीन चार चीजें कही और वो तीनों चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले आपने बात की एरियाज है। अच्छा, अब एरियाज का एक आपको अगर एक बड़ा अच्छा सिस्टम चाहिए जिसमें कोई एरियाज ना हो तो आपके लिए पहले आपको जजेस होने चाहिए, आपके एडिक्वेट जजेस होने चाहिए। आपकी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन के करीब है और जजेस कितने कम हैं। तो एक तो आपको जुडिशरी की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने से काम नहीं होगा, आपको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा जुडिशरी को। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो दे रखा है सर। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो दे रखा है, लेकिन उसके अलावा भी आप अब तो हाई कोर्ट की बात कर रही हैं। आप लो जुडिशरी से, सबऑर्डिनेट जुडिशरी से स्टार्ट कीजिए। कोई सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन जो बैठते हैं वो खुद अपने ऑर्डर भी खुद लिख रहे हैं, उनके पास स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस नहीं होती है। तो आप सिर्फ जजेस बढ़ा देंगे। अभी आपकी बात सही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 50% वैकेंसीज अभी भी हैं और उससे भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अगर आपको अच्छी सिस्टम चाहिए तो आपको एक तो अच्छे जजेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा उनको। और उसके साथ साथ एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई अच्छा वकील जज बनना चाहे या कोई एक अच्छा स्टूडेंट ऑफ लॉ जो वकील बनता है वो जुडिशरी ज्वाइन करना चाहे। तो ये सब करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही, आपने गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो ये भी होता है कि एक अच्छा वकील जज बनना चाहे मगर एक जज का बेटा भी जज बनता है तो काइंड ऑफ नेपोटिज्म भी है क्या जुडिशरी में? देखिए, अब उसमें आप किसी जज का बेटा अगर जज बनेगा तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उसको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दीजिए कि जज के बच्चे जज नहीं बन सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है ना वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो बड़े कॉम्पिटेंट लोग बनते हैं जजेस, लेकिन सबसे बड़ी, अगर आप मुझसे पूछें, आप हाई कोर्ट जजेस की अगर बात करें हम, तो अगर आप एज ऑफ हाई कोर्ट जज बनने के लिए एक इनफॉर्मल रूल है कि आपको 45 का होना चाहिए मिनिमम। हालांकि वो आप जब तक बनेंगे तब तक आप 48 या 50 के भी हो सकते हैं। तो जो इंसान 45 पे बनने के लिए तैयार है, जज यकीन है, उसको फिर अगर आप 3 साल बाद बनाएंगे तब तक लीगल प्रोफेशन में आपकी प्रैक्टिस चलने में टाइम लगता है। आप 45 पे मान लीजिए एक सीनियर डेजिग्नेट हो गए या आपकी वकालत अच्छी चल गई, उसके बाद आपके कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो गए, फैमिली ऑब्लिगेशंस हो गए, तो फिर आपको 48-50 पे अगर कोई ऑफर करेगा तो वही व्यक्ति जो 45 पे ले लेता जजशिप वो मना कर देगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी और एक ह्यूमन इक्वालिटी होती है। लेकिन ज्यादातर डेटा में ये भी देखा गया है कि बहुत हमेशा जो जजेस बनते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं। इज दैट लाइक? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं मोस्टली रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, नहीं, रेशियो के अकॉर्डिंग भी मैंने कोई इसमें
को तथ्य है कि नहीं मैंने स्टडी तो नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट लॉयर्स इसलिए अगर बनते हैं तो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी विजिबिलिटी बड़ी रहती है कोर्ट में। एक गवर्नमेंट लॉयर जो है वो सारा दिन पूरे अलग अलग कोर्ट्स में जाता है, तो जजेस देखते हैं किस तरह से वो अपियर कर रहा है वगैरह, और प्राइवेट वकीलों के पास इतना उस लेवल का प्राइवेट काम नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था, अगर आप किसी को 48 या 50 पे जज बनाएंगे तो वो ये सोचेगा, स्वाभाविक है सोचना कि मेरे को 62 पे रिटायर होना है, तो मेरे पास 12 साल या 13-14 साल हैं जजशिप बनने में, क्या मेरे को एक इंसेंटिव है, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाऊंगा या मैं किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन पाऊंगा या बन पाऊंगी, तो ये सब बातें होती है ना। लेकिन अगर आप एक बहुत कॉम्पिटेंट वकील को 45 पे बना दें, चाहे वो गवर्नमेंट लॉयर हो चाहे ना हो, तो वो उतना ही अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपके पास एक अच्छी एक कार्डर ऑफ आपकी जो स्ट्रेंथ, तो जजेस बड़ी अच्छी हो जाएगी उससे। तो मेरे हिसाब से बनाओ तो यंग एज पे, एक हर चीज की एज होती है, और जजशिप को अगर आप यंग एज पे बनाएंगे आपको अच्छे जजेस मिलेंगे फॉर द हाई कोर्ट। और सबऑर्डिनेट जुडिशरी के साथ तो खैर यंग, उसमें 2-3 तरीके, डिस्ट्रिक्ट जजेस डायरेक्टली बनते हैं, प्रमोशन से बनते हैं, उसके बाद सिविल जजेस सीनियर जूनियर डिवीजन का तो एग्जाम होता है, उसके लिए भी एक वो है। तो इस वजह से अब कॉम्पिटेंट लोगों को की कमी नहीं है, उनको इनकरेजमेंट बस मिलनी चाहिए ज्वाइन करने की, इतनी सी बात है। ओके, अभी तो कुछ दिन पहले जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट का देखा, जिसमें हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, उन्होंने एक अलग पैनल भी जजेस का तैयार करने की बात कही है जो बैकलॉग केसेस के लिए। हाँ, वो अभी मैंने भी देखा, लेटेस्ट ही आया है। जी, वो इम्प्लीमेंट होते हो तो अभी कितना वक्त लगेगा? नहीं, वो इम्प्लीमेंट होने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें उन्होंने जो सजेशन, जो मैंने जहां तक पढ़ा है, मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा उसका, लेकिन जो मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह में अखबारों में पढ़ा है, वो ये है कि एक एडहॉक जज का सिस्टम होता है। यानी कि जैसे आप जब रिटायर हो गए तो आप उसके बाद आप एडहॉक जज बन सकते हैं उसी हाई कोर्ट के, या सुप्रीम कोर्ट में भी एडहॉक जज आप बन सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो उन्होंने ये प्रपोजल है कि जो क्रिमिनल अपील्स, हमारे यहाँ क्रिमिनल अपील्स बहुत पुराने पेंडिंग है, और उसमें लाइफ और लिबर्टी का सवाल होता है, कई लोग तो जेल में होते हैं, उनको बेल भी नहीं मिलती, तो इस वजह से उन अपील, अंडर ट्रायल भी होते हैं, अंडर ट्रायल, वही मैं कह रहा हूँ, अंडर ट्रायल हो गया, कन्विक्शन के बाद भी जिसकी अपील पेंडिंग है, ये अपील्स के लिए है नॉर्मली। एडहॉक जजेस तो अपील्स डिसाइड करेंगे ना, तो वो उसमें सिचुएशन ये है कि अगर आप कोई बाहर से, क्योंकि आप अब इमीडिएटली जुडिशरी की स्ट्रेंथ बढ़ाना तो आसान नहीं है, और आप बढ़ा भी देंगे तो फिर वो जजेस एक क्रिमिनल कोर्ट में तो नहीं बैठेंगे, तो अलग अलग कोर्ट्स में बैठेंगे। तो यहाँ पे रिटायर्ड जजेस को, जिनका एक्सपीरियंस है, जो कर चुके हैं काम, उनको अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एडहॉक बनाया जाए, और अगर वो विलिंग हो, तो फिर वो क्रिमिनल अपील्स आप सुन सकते हैं एक सिटिंग जज के साथ, एक एडहॉक जज बैठ के फिर क्रिमिनल, क्योंकि क्रिमिनल अपील में तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, शुरू से लेकर ट्रायल कोर्ट, एविडेंस सब पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसके लिए ये मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा सुझाव है, और अगर होगा तो आप खुद इसका आपको देखेंगे कितना फर्क पड़ता है। तो सर, जितने भी बैकलॉग केसेस चल रहे हैं अभी भी, जिसमें अभी नई चीजें स्टार्ट हुई हैं कि लाइक इस पे वर्क किया जाएगा, लेकिन ये पहले से, जैसे हांगकांग हो गए, सिंगापुर, ऐसे कुछ कंट्रीज है जो ऑलरेडी इसके अलग से पैनल्स बैठाते हैं, जजेस पैनल्स बैठाते हैं। हमारे देश में ऑलरेडी इतने ज्यादा बैकलॉग केसेस बढ़ गए, जजेस की कम है, जैसे कि पॉपुलेशन भी कम है, बहुत कम लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो डू यू थिंक कहीं ना कहीं देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द कॉलेजियम सिस्टम, और जजेस नो द बेस्ट सो दे डोंट नीड एनीवन एल्स टू अपॉइंट? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जजेस नो द बेस्ट, वो तो कॉलेजियम सिस्टम में भी पूरा एक रिकमेंडेशन जो है उसमें पूरा मिलजुल के किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम में एक ही व्यक्ति को डिसाइड कर रहा है। अभी आपने हांगकांग और सिंगापुर का एग्जांपल दिया, वो उनके बड़े छोटे देश हैं। हांगकांग तो चाइना का हिस्सा हो गया, सिंगापुर एक बहुत छोटा देश है, बहुत कम पॉपुलेशन है, उसमें आप जजेस, उसमें कोई बैकलॉग, क्राइम रेट भी कम होगा फिर अगर किया जाए। क्राइम रेट तो कम है, क्योंकि जिस तरह से वो उसको फंक्शन करते हैं सिटी में, वो सिटी स्टेट है, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि हांगकांग और सिंगापुर जैसा पहुंचने के लिए आप एक बार और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमारे यहाँ एक्सेस टू जस्टिस बहुत ईजी है। कोई भी व्यक्ति अपना केस, छोटे से छोटा केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। जी। हमारा सुप्रीम कोर्ट एक पीपल्स कोर्ट है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। बाकी डेमोक्रेसीज में बहुत मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाना किसी सिटीजन के लिए। वो तो लोअर कोर्ट में जो डिसीजन हो जाता है वो फाइनल हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा भी तो सही है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे कभी कभी ऐसे भी लाइक फ्रिवलस मैटर्स आते हैं जो लोअर कोर्ट में उसे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट देश से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे बात करें। नहीं, तो वो मैटर्स तो आते ही हैं, लेकिन आप अगर फिर उसमें फिर किस तरह आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना केस फाइल करने से। मान लीजिए मेरे खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में आप छोटे केस की जिसकी बात कर रही हैं, इसमें मान लीजिए 2-3 कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ फैसला दे दिया। अब नॉर्मली वो या तो वो कहेगा कि ठीक है भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं आगे नहीं जाना चाहता, या फिर वो कहेगा कि नहीं मेरे साथ
तो मैं फिर भी सोचता हूँ कि गलत हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा ही जाऊंगा। तो आप उसको आप कैसे फिल्टर करेंगे? तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ही फिर उसको, और आपको सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे फ्रेश हियरिंग जो होती है वो एक ओरल हियरिंग होती है। तो मतलब जो भी आदमी अपना केस, व्यक्ति लेडी अपना केस फाइल करते हैं, उसमें एक जज आपको मैटर पढ़ने के बाद एक वकील के माध्यम से उसमें दलील होती है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहां पे पहले आप वो जजेस अपना चेंबर में उसको मैटर को देखते हैं, और 9 जजेस, उनका सिर्फ 9 जजेस है सुप्रीम कोर्ट में यूएस में। 9 में से अगर 4 उसमें कहें कि इसको सुनवाई होनी चाहिए, फिर वो कोर्ट में लगता है। तो फिर उसमें उससे पहले कोई सुनवाई नहीं की जाती, कोई सुनवाई नहीं होती। 9 अगर 9 में से 4 जजेस कहें कि इसको कोर्ट में लगाओ हियरिंग के लिए, फिर वो केस लगता है हियरिंग के लिए। और यहाँ पे कम से कम आपको ये है कि भाई हर आदमी अल्टीमेटली वहां पे जाके उनको मौका मिलता है कि आप अपना केस रख सको कोर्ट के सामने। तो बहुत बड़ी बात है। या अगर इसमें आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर आपके एरियाज तो कम हो जाएंगे, लेकिन फिर एक सेटिस्फैक्शन भी तो होती है ना कि हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम चल रहा है। जुडिशियल सिस्टम चल तो रहा है, लेकिन एक तरह से ओवरबर्डन भी तो है, बहुत ओवरबर्डन है। केसेस इतने ज्यादा हैं, बैकलॉग केसेस तो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट पे भी इतने बैकलॉग केसेस है, मतलब सुप्रीम कोर्ट पे तो खैर उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन है तो बहुत ज्यादा है। हाँ है, वो तो मैं कह रहा था ना आपको, अगर आपको अच्छा कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे वकील लाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अपने जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे बैकलॉग भी कम होगा। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? नहीं देखिए, दिक्कत तो हर लेवल पे आ रही है। एक तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अच्छे एडवोकेट्स जजेस नहीं बनना चाहते, ये एक बड़ी विचित्र बात है। इसलिए क्योंकि देखिए 2-3 लेवल्स पे वो अपने आप को, एक तो इनकम का इशू है, सेकेंडली फिर अगर आपका, मैं सिर्फ आपको हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, फिर आपका नाम कोलिजियम से रेकमेंड हो गया मान लीजिए, फिर आपको 2-3 साल लगे जब तक फिर सरकार ने फाइनली उसको अप्रूव किया वगैरह। तो कई लोग हैं जो नहीं इसमें जाना चाहते कि भाई कौन, हम अपना देखें, हम अपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपना आराम से काम कर रहे हैं, हम वो चलाएंगे, हम भी जुडिशियल सिस्टम को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय बीइंग लॉयर्स और आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन वे। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि मैं इतना वेट करूं या कुछ है। तो इससे आपको अच्छा टैलेंट हमेशा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि बेस्ट अवेलेबल टैलेंट जजेस बनने के लिए लोग तैयार नहीं है, और जो कि होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा यंगर एज पे लोगों को बनाएंगे तो आपको मिलेगा बेस्ट टैलेंट। जो अभी सीनियर एडवोकेट्स हो चुके हैं वो अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे बनने में। देखिए नहीं, अब ये तो नहीं कहूंगा नहीं इंटरेस्ट ले रहे। मान लीजिए कोई व्यक्ति सीनियर एडवोकेट नहीं बना, नहीं ऐसे बहुत एडवोकेट्स भी होते हैं जो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे जज के लिए ऑफर था बट मैंने रिजेक्ट कर दिया। वो मैं कह रहा हूँ, तो जो मैंने आपको अभी कारण बताया उसको। लेकिन अगर कोई सीनियर एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट बनने से पहले आप किसी एडवोकेट, तो वही है, सब देख रहे हैं कितना अच्छे से वो काम कर रहे हैं, कर रही हैं, सबके सामने है वो, और आप कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही उनको सीनियर एडवोकेट भी बना रहे हैं। तो अगर उससे उस स्टेज से पहले अगर उनको जज बना दिया जाए या ऑफर किया जाए तो आप देखेंगे कई लोग बनेंगे। अब फिर आप किसी को कोई सीनियर बन जाता है, 2-3 साल बाद उनकी सीनियर की प्रैक्टिस अच्छी एस्टैब्लिश हो जाती है, फिर ऊपर से जैसा मैंने कहा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो जाते हैं, कोई घर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, फिर उनको इंटरेस्ट नहीं रहता कि हम क्यों बने जज। ये है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एज ठीक करेंगे, अब जैसे अभी आप देखिए, हाल ही की बात आपको बता दूं, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए, जस्टिस चंद्रचूड़, तो 42 की 41-42 पे जज बन गए थे। तो उसमें क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति उस लेवल का आपको मिल जाएगा, लेकिन आप 45 पे तो बनाइए, 43, 44, 45 पे बनाइए, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छे आपको लोग मिलेंगे और उससे आपकी पेंडेंसी कम होगी, अच्छे वकील आएंगे। तो यही मेरा तो यही मानना है। तो सर लेकिन अगर जैसे जजेस अपॉइंट होते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं जानना चाहती हूँ जैसे कॉलेजियन सिस्टम में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, अगर मतलब उनमें किन किन का मेन रोल होता है, और डू यू थिंक कि अब थोड़ा बहुत लाइक, बिकॉज एक मैंने चीज़ देखी है, व्हेन यू गॉट द पावर तो यू डोंट वांट टू लूज अप, तो एक ऐसा भी है कि वी नीड अ डेमोक्रेटिक लाइक काइंड ऑफ थिंग। तो उसके ऊपर एनजेएसी लाए थे, जो इसलिए स्ट्राइक डाउन हो गया क्योंकि वो उसमें पावर बिल्कुल दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, इन द सेंस कि जैसे पहले सिस्टम था, ऐसा तो नहीं है कि पहले भी जजेस अपॉइंट हो रहे थे। टिल 1993 जब जजेस केस आया, सरकार अपॉइंट करती थी, सिर्फ सरकार ही अपॉइंट करती थी जज, जैसे दुनिया के मोस्ट कंट्रीज में। बहुत एडवोकेट्स को बोलते सुना सर कि 90s के जो अपॉइंटमेंट थे और अभी के हैं, 90s वाज फार बेटर, इज दैट राइट? नहीं देखिए, वो अब उसका जनरल एक रीजन, उसका जनरल नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ एडवोकेट्स देन वाज मच बेटर देन टुडे ना, ये भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो अच्छे जजेस तब बने,
जरूरी नहीं कि सब अच्छे जजेस तभी बने उसके बाद कोई अच्छा जज नहीं बना, अभी बहुत अच्छे जजेस बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अच्छे जजेस नहीं बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले एनजेएससी से पहले एनजेएससी ये लोग लाए तो उसमें फिर पूरा बैलेंस ऑफ पावर वो सरकार की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो गया, वो तो सरकार, वो तो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, फिर आप अगर आप जुडिशरी को डिनाई कर रहे हैं वो राइट तो वो स्ट्राइक डाउन हो गया, तो अभी कोलिजियम सिस्टम जो 93 से चल रहा है वो अभी चल ही रहा है, लेकिन अगर सरकार को भी उसमें देयर शुड बी अ रिवाइवल राइट नाउ, मतलब the government should also be a little more circumspect about not interfering in the recommendations of the collegium. Collegium recommend करती है तो सरकार को अपॉइंट करना चाहिए। देखिए सोच समझ के लोग नाम recommend होते हैं लोगों के, कंसल्टेशन होती है हर लेवल पे, फिर सरकार उसमें ना हाँ कहती है ना कहती है और फिर 2-2 3-3 साल तक वो नाम भाव रखे रहते हैं सरकार के सामने, तो उसमें फिर क्या बताइए कौन जो वो है एडवोकेट जो चाहेगा कि हमारा नाम ऐसे लटकता रहे, तो ये भी प्रॉब्लम है ना। एंड ऐसा भी होता है कि इतने मल्टीपल एडवोकेट्स हैं, जो आधे वो लोग हुए जो इंटरेस्ट डीलर है, आधे वो लोग हैं जिन्हें टैलेंट के बेसिस पे जज बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली जज शुड बी वेरी मच टैलेंटेड। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जैसे इतने सारे हमारे पास वो वैकेंसीज हैं, उन्हें फुल क्यों नहीं किया जा रहा, बल्कि यूपी? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, इतने बड़े हाईकोर्ट में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, तो बिल्कुल अटेम्प्ट होना चाहिए कि जितनी ज्यादा वैकेंसीज भर सके भरना चाहिए उसको, बिल्कुल। मैं तो बाकी क्या दिल्ली हाईकोर्ट में भी बहुत वैकेंसीज है, इलाहाबाद में नंबर बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत बड़ा हाईकोर्ट है, 50% के बेंचेस भी अलग अलग हो गया जी, नहीं एक तो लखनऊ में है और लेकिन उसमें जो है क्योंकि इतनी वैकेंसीज हैं तो और नंबर्स से बड़ा लगता है ना कि कितने वैकेंसीज हैं जजेस की, और डेफिनेटली आई एग्री विद यू, दे शुड टेक स्टेप्स टू फिल इट, व्हाई नॉट। ओके सो मैं एक और बेसिक सा क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे, जो कुछ लाइक जेल में जो बहुत सारे ऐसे भी केसेस के लोग होते हैं, जैसे कि कुछ अंडर ट्रायल में चले जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कुछ मैटर्स होते हैं, इनमें भी ऐसे भी कुछ होते हैं जिन्हें बेल नहीं मिल पाती है 4-4 5-5 साल। जी जी सही। और वो भी, और कुछ तो कन्विक्शन के बाद भी फंसे रहते हैं इन चीजों में। तो मैं जानना चाहूँ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए कभी कोई स्टेप क्यों नहीं लेती है? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए आप देखिए सबसे एक बात कि एक आम अंडर ट्रायल प्रिजनर को अक्सर सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता है बेल लेने के लिए, क्योंकि और लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो, मैं वही आपसे बता रहा हूँ, तो इसी कारण ये भी है क्योंकि आपके जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी और फिर आपका जो हाई कोर्ट है वो उनको वो थोड़ा उस पे बेल देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि अगर बेल दे दी, मान ली अगर डिजर्विंग केस में बेल दे दी, फिर वो सरकार सुप्रीम कोर्ट आएगी, तो कई बार ऐसे होता है कि एक थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच कि भाई बेल नहीं दे या उसको अभी थोड़ी देर के लिए डिनाई करें, तो फिर लोग बेल तो सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट का तो रोस्टर काफी सारा इसी में वो क्लॉग हो रहा है कि इतने सारे लगभग हर बेल का केस सुप्रीम कोर्ट आता है, छोटे से छोटे केस। इज एक्चुअली वेरी मच वर्किंग देन अदर हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सॉरी आई डिडंट गेट दैट। मतलब लाइक सुप्रीम कोर्ट अभी भी बाकी हाई कोर्ट के कंपैरिजन ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा वर्क करता है। नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, देखिए ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल अलग है, हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी होती है, एक रिट ज्यूरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट की है, जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ही आप समझ लीजिए वो होती है, प्लस हाई कोर्ट के पास वो सूट्स आ रहे हैं, ये फिर प्लस उनके पास स्टैट्यूटरी अपील्स आते हैं, फिर सिविल रिविजन आते हैं जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है, वो तो जज पे भी डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थोड़ी सी अलग है, सुप्रीम कोर्ट में ये है कि वो फाइनल कोर्ट है, तो हालांकि आपकी सुनवाई हो सकती है पर वहां पे जो केस खत्म हो गया वो खत्म हो गया। हाई कोर्ट में तो आपने फैसला दिया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करके फिर रिमांड भी कर दे, फिर आ जाता है मैटर वापस, तो ये होता है। तो ये कहना तो सही नहीं होगा कि कौन बेहतर कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल हमारे हाई कोर्ट्स बड़े एफिशिएंटली चलते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें और एफर्ट कर दे, जो मैं कह रहा हूँ जिसकी सरकार को करना पड़ेगा, तो और अच्छा आप इसमें नतीजा देखेंगे। सरकार का इंटरफेरेंस पे भी अलाउ नहीं करा जा रहा है। कौन सा इंटरफेरेंस? जुडिशरी के साथ, क्योंकि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट और जुडिशरी अपने डिसीजंस खुद लेती है। देखिए हर सरकार जो है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को पसंद नहीं करती, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि सरकार के फैसले जाते हैं जुडिशरी के सामने, तो वो कोई भी सरकार हो, आप कभी से देख ली किसी भी देश में, वो चाहेंगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस थोड़ी कम रहे, रिस्ट्रेंड रहे, लेकिन जब जुडिशरी कर रही है तो सरकार को उसको मानना तो चाहिए ना। अब जैसे अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को 2 जजमेंट देने पड़े पिछले साल एक बड़े बेसिक इशू पे, जो कि बहुत बड़ा इशू हो गया, आप लोगों ने कवर किया होगा, कि भाई बुलडोजर जस्टिस जी। आप देखिए कि किसी को किसी क्राइम में अक्यूज्ड है, आप जाके उनका घर तोड़ देंगे। या एक केस इसमें मैं खुद अपेयर किया था कि एक वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बिना लैंड एक्वायर किए किसी का घर तोड़ दिया वहां, तो ये तो कोई दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ ना। तो अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है, तो उसमें बिल्कुल सही कर रही है, सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये सब। तो आप देखिए, तो इसके लिए 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने पड़े, वरना कई स्टेट्स में आप एक अक्यूज हैं तो आपका घर भी टूट सकता था। हुआ है ना ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर अक्यूज के साथ हो रहा है, पर होता है जी। So डू गवर्नमेंट फॉलोज कोर्ट ऑर्डर्स?
Government does follow court orders, and if the government does not follow court orders, the court has enough powers to make them follow court orders. तब भी लाइक अगर कोर्ट के साइड से कोई ऑर्डर पास हुआ रहता है तो उसमें जितने भी गवर्नमेंट के जितने लाइक ऑफिशियल्स होते हैं वो भी उस काम को करने में डिले क्यों करते हैं, एंड देन दे ब्लेम द गवर्नमेंट। सरकार के में डिले तो देखिए आप हर लेवल पे है, तो अब ये कहना कि उन्होंने जानबूझ के उसको नहीं किया, लेकिन कोर्ट के पास बिल्कुल पावर है अपने जो भी, और बल्कि देयर इज एन ऑब्लिगेशन इन लॉ कि आप कोर्ट के फैसले को आप फॉलो करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर जो व्यक्ति नहीं कर रहा है वो कंटेम्प्ट का पावर तो है ही कोर्ट के पास, और इस्तेमाल होता भी है। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट में आप देख लीजिए कितने बिल्कुल क्लियर ऑर्डर्स आते हैं, फिर वो नहीं करते, फिर कंटेम्प्ट फाइल होती है, फिर वो जब ऑफिसर्स बुलाए जाते हैं फिर कंप्लाई होते हैं। तो आप देखिए एक केस के सुप्रीम कोर्ट एक केस के फैसले में 3 केस डिसाइड करने पड़ते हैं, कंटेम्प्ट भी, ओरिजिनल मैटर भी, फिर बुलाना भी पड़ता है, फिर होता है। तो सर ऐसा भी होता है कि जजेस के ऊपर या जुडिशरी के ऊपर हमारे एक्सटर्नल लाइक प्रेशर भी होता है जजमेंट डिलीवर करने के पहले? मेरे को तो नहीं लगता किसी भी, क्योंकि मैंने देखा ये मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बता सकता आपको, लेकिन आप किसी भी जज की इंटरव्यू जो आपने देखी होगी, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस रिटायर्ड, they have all said without any doubt that there is no pressure on us on any judge। कई सब जजेस से सवाल पूछा गया और उन्होंने सब ने कहा हम पे कोई प्रेशर नहीं, हम डिसाइड कर सकते हैं। ये बात कौन बोलेगा कि हमें गवर्नमेंट प्रेशर है या फिर हमें एक्सटर्नल प्रेशर है, हमें मीडिया प्रेशर है? ये कोई कभी नहीं बोलता। नहीं, वो बोलने के लिए देखिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई जब कोई जज नहीं रहता तो रिटायर हो जाता तो बोलने के लिए कोई रोक नहीं है उनकी, वो और कई चीजें बोल भी देते हैं वो। लेकिन इस पे तो आपने देखा होगा कि किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हम पे कोई प्रेशर आया या हम पे कोई डालता है प्रेशर, बिल्कुल नहीं। और अगर सरकार फैसले नहीं मानती वो दूसरी बात है, फिर तो कंटेम्प्ट कोर्ट पे भी अभी तो गवर्नमेंट ही सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चंस करने लगी है। वो तो हमेशा से करती है, आज से क्या, वो तो 1970 से हो रहे हैं क्वेश्चन। जब मिसेस गांधी की सरकार थी तब नहीं हुए थे, तब तो सुप्रीम जजेस को सुपरसीड भी कर दिया था इन्होंने। लाइक फिर भी कोर्ट तो मिसेस गांधी के अगेंस्ट गई थी, कोर्ट मिसेस गांधी के अगेंस्ट गई, उसके बाद 2 जज सुपरसीड हुए, फिर एक तीसरे जज सुपरसीड हुए जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, जस्टिस खन्ना। तो इस वजह से कोर्ट शुड नॉट बॉदर इन माय व्यू अबाउट व्हाट गवर्नमेंट सेज और पीपल, इट्स नॉट इवन गवर्नमेंट सेइंग, एक्चुअली इसको आप सरकार का कोई औपचारिक बयान नहीं मान सकते। ये कुछ लोग कहते हैं ना, और सबको हरा के कि वो जुडिशरी को क्रिटिसाइज तो कर ही सकते हैं लोग, यू कैन क्वेश्चन द जुडिशरी, पर ये नहीं कह सकते आप। मेरे को हिसाब से जुडिशरी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है, वो उनको अपना काम क्या करना है वो अच्छे से भली बात ही वो जानते हैं। सो सर कमिंग बैक टू लाइक रूल ऑफ लॉ, तो मुझे एक और क्वेश्चन करना था कि जब जैसे कुछ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ मैटर्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, तो उसमें ट्रायल जो अरेस्ट बिफोर डिटेंशन होता है, ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं है? अरेस्ट बिफोर डिटेंशन यानी जैसे आप जैसे मीसा वगैरह की बात कर रहे हैं जो, हाँ अच्छा देखिए उसमें जैसे कॉफी पोजा वगैरह भी एक्ट है, उसमें क्या है कि वो डिटेंशन होता है, मेरा यू आर राइट, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि बिना किसी चार्ज के, बिना किसी केस के आप एक आदमी को डिटेन कर रहे हैं ये सोच के कि कहीं वो देश की सिक्योरिटी को हार्म ना करे या वो कोई स्मगलिंग की एक्टिविटी ना कर रहा हो। कॉफी पोजा में यही होता है, लेकिन उसमें भी एक दो सेफ गार्ड्स हैं, बड़े अच्छे सेफ गार्ड्स हैं। जो एक हाई कोर्ट की कमेटी होती है, हाई कोर्ट के जजेस की कमेटी में वो केस जाता है कॉफी पोजा में, तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई किसी को ऐसे तो नहीं हैरेस किया जा रहा, और उसमें डिटेंशन का मैक्सिमम पीरियड भी होता है, और ये नहीं कि आपको हमेशा के लिए अंदर कर दिया, तो और वो रिव्यू होता रहता है। तो बहुत कम केसेस में आज आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत कम केसेस में आजकल दिखेगा, पहले बहुत होता था। इमरजेंसी के टाइम तो अगर बहुत ज्यादा ही हुआ, मैं आप इमरजेंसी की बात ही कर रही होंगी, लेकिन उसके बाद भी होते हैं कॉफी पोजा में केसेस आते हैं, लेकिन उतने नहीं आते, बहुत कम हो गए। यूएपीए एक्ट के अंडर में भी ऐसी चीजें होती हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जहां भी है, मतलब प्रिवेंटिव का मतलब कि मैं आपको डिटेन कर रहा हूं ताकि आप क्राइम ना करें। देखिए कितना एक इंसान के कितने राइट्स का वायलेशन है कि भाई ये मुझे लगा कि आप कोई क्राइम कर लेंगे, आपको मैं प्रिवेंटिव डिटेन कर दूं, लेकिन उसमें वो है जैसा मैंने कहा कि कमेटी के सामने वो जाता है, इतना आसान नहीं है किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन करना, पर इतना मेरे हिसाब से उतना ज्यादा अब हो नहीं रहा है, थोड़ा कम तो हुआ है डेफिनेटली। कुछ ऐसे भी लॉज है लाइक इंडिया में जो वुमेन्स के अगेंस्ट, मतलब जैसे कि मैरिटल रेप जैसा एक सीरियस मैटर, उसे भी क्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा है, एक तरीके से जेंडर बायस और रूल ऑफ लॉ पेंडिंग है ना सुप्रीम कोर्ट में। बट वही बात है ना, बात नहीं हो रही ना सर इस पे। नहीं बात हो रही है, क्यों नहीं? अभी भी मुझे हाई कोर्ट का फैसला हुआ, चंद्रचूड़ जी के लाइक रिटायरमेंट के बाद पहले इस पे बात होने वाली थी, मगर उसे फिर टाल दिया गया। नहीं वो इसलिए वो तो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मुझे उसका थोड़ा सा ज्ञान है, हालांकि मैं उस केस में मैं नहीं हूँ। उसमें हाई कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, दिल्ली हाई कोर्ट का, दोनों जजेस ने अलग अलग व्यू लिए, जो बिल्कुल नेचुरल हो भी सकता है,
फिर सुप्रीम कोर्ट में जब वो हियरिंग के लिए आया तो जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि हम इसको सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी रिटायरमेंट बहुत करीब थी तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप 1-2 हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसको खत्म कर देंगे, 5-6 दिन वर्किंग थे उसमें से, तो हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप सुन के फिर उसमें फैसला ना दें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, या केस खत्म ही ना हो। तो इस वजह से उसकी सुनवाई नहीं हुई, वरना उसकी सुनवाई शुरू हो चुकी थी केस की और सुना जा रहा था। और मेरे ख्याल में आगे फिर जिस तरह से आएगा तो किसी जज के सामने अकॉर्डिंग टू सुनाया जाएगा। लाइक आपके एज लाइक आपका एडवोकेसी करियर के अगर बात किया जाए तो अभी जो कंडीशन चल रही है मैरिटल रेप पे, आपको क्या लगता है इसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा आगे? ये मैं देखिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 जजमेंट बिल्कुल दिल्ली हाईकोर्ट की तो डाइवर्जेंट आ गई। व्यू ये है, मैं आपको सिर्फ व्यू बता सकता हूँ। एक तरफ मेरा कहना है कि जब LGBTQ लीगल करा जा सकता है तो इसे क्रिमिनलाइज क्यों नहीं करा? नहीं, क्यों, देखिए आप इसमें ये सवाल नहीं है कि क्रिमिनलाइज क्यों नहीं किया जा सकता, सवाल ये है कि क्या कोर्ट इसको क्रिमिनलाइज कर सकता है। समझिए, देखिए ये बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कल पार्लियामेंट वो कहे कि इसको मैरिटल रेप इज अ क्राइम, तो IPC अब वो जब जो सेक्शन है वो अमेंड हो जाएंगे और वो क्राइम हो जाएगा। लेकिन सरकार का कहना ये है, जो उन्होंने एफिडेविट्स वगैरह जो मैंने पढ़ा है उसमें, कि ये फैसला सिर्फ पार्लियामेंट ले सकती है, कोर्ट्स कांट क्रिएट अ क्राइम। जैसे कि आपने देखा होगा स्लाइटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जो सेम सेक्स मैरिज का केस आया था, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लोग गए कि साहब आप इसको हमें इस सिविल राइट्स दीजिए या हमें राइट दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लिमिटेशन था ना कि हम एक आपको राइट क्रिएट नहीं कर सकते जो जिसके लिए आपको पार्लियामेंट में जाना पड़े। तो सरकार की दलील यही है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है मैरिटल रेप में, कि सरकार और पार्लियामेंट इन दैट सेंस आर कनेक्टेड, क्योंकि पार्लियामेंट में तो मेजोरिटी सरकार की होती है ना, तो लॉ तो वही पास करेंगे। तो इस वजह से वो उनका कहना है कि ये पार्लियामेंट का काम है, कोर्ट्स का काम नहीं है कि हम एक क्राइम बनाए इसमें। और उनका कहना है कि एक फिर पब्लिक पॉलिसी एंगल भी है कि भाई एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैन, ऑफ कोर्स रेप इज ऑब्वियसली इलीगल, बट कैन मैरिटल रेप भी आल्सो इलीगल? देन देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस। उसका भी ये सोचना पड़ेगा कि उसका कितना मिसयूज भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कई बातें हैं ना इसमें, की चीजों का मिसयूज हो ही रहा है, अभी तो देखा ही जा रहा है। देखिए हर क्राइम का मैं वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, हर क्राइम का जो आप 30 जो IPC में 302 होता था उसका भी मिसयूज हुआ, हर क्राइम सेक्शन का हुआ। लेकिन एक पब्लिक पॉलिसी इसका एस्पेक्ट है, और आपको बहुत इस पे दलीलें दूसरी तरफ से भी मिलेंगी कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जो भी है, ऑफ कोर्स मैरिटल रेप इन द सेंस इफ यू आर नॉट जुडिशियली सेपरेटेड, जुडिशियल सेपरेशन के बाद तो फिर अगर कपल जुडिशियली सेपरेटेड तो देयर इट्स अ रेप। सो बट हियर वी आर ऑन अ क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग, प्लस how do you then the question is the proving that act and all that, तो बड़ा इसमें काफी इश्यूज हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो आपको जल्दी इसका फैसला मिलेगा। देखिए क्या होता है। सर एक्चुअली आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग सारे के सारे इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात होती है हमारे यहाँ। तो सर ऐसा क्यों होता है कि जब कुछ कुछ VVIP ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके वजह से भी प्रॉब्लम आती है? ये भी किसको VVIP ट्रीटमेंट मिला? मतलब पता नहीं, प्रायोरिटीज की जाती है किसी केसेस में, ऐसा भी है? नहीं, अब देखिए मैं आपका सवाल पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन आर्टिकल 14 और 15 और 16 जो हमारे इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, 15 और 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो वो तो है। तो आपके सारे जो रिट पिटिशन वगैरह फाइल होते हैं वो तो इसी बेसिस पे होते हैं ना, आर्टिकल 14 अक्सर तो उसी पे होते हैं जी सर। चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का केस हो चाहे कुछ हो। तो ये कहना कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, VIP कल्चर, मेरे हिसाब से मुझे समझ में नहीं आया आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही थी। इट्स ओके सर। लाइक अब मुझे बस मैं आपसे एक आखिरी में एक बात पूछना चाहूंगी, जो NJC की तरफ से इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए कौन कौन से रिवाइवल इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट के लिए, ये बता दीजिए। मतलब क्या रिवाइवल? मतलब रिवाइवल एज इन लाइक उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए कि हमारे जजेस हमारी जुडिशरी में लाइक रिफॉर्मेशन आ पाए? हाँ, तो देखिए अगर आप मेरे से पूछे मैं अपना व्यू दे सकता हूँ कि सरकार का जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बट सरकार का वीटो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अभी भी है, लेकिन अभी इस तरह से है कि वो रोक देते हैं अपॉइंटमेंट। वो अब तो लॉ तो ये है ना कि कोलिजियम अगर एक रिकमेंडेशन सरकार को देती है, सरकार एक बार लौटा सकती है, दूसरी बार अगर दे तो आपको अपॉइंट करना पड़ता है। वो नहीं करते, बैठे रहते हैं उस पर। कई ऐसे हाईकोर्ट जजेस के नाम गए जो 3 बार रिकमेंड हुए कोलिजियम से, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया, सरकार ने नहीं अपॉइंट किया ना। रीजन? कोई रीजन नहीं है, आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से मतलब इस चीज का जवाब भी तो मांगा जाता होगा ना कि वाई तो इस बात पे भी केस चल रहे हैं, और इस पे फिर बीच में इसकी हियरिंग वगैरह चल रही थी। जस्टिस संजय कौल की बेंच इसको सुन रही थी मैटर को, उसके बाद फिर वो आया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें आता था काफी कि इस तरह से चला जा रहा है। लेकिन सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन वीटो ना हो, तो आप NJAC के एक
के मॉडल पे आप एक बना सकते हैं कोई एक बॉडी जो अपॉइंट करेगी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, और उसमें आपके उसमें साथ साथ अपॉइंटमेंट के साथ साथ रिमूवल ऑफ जजेस के लिए भी बड़ा, आज तक आपके देश में कोई जज इम्पीच नहीं हुआ। बस एक बात हुई थी, मुझे लग रहा है दीपक मिश्रा जी की बात हुई नहीं, वो तो एक ऐसी बात हुई थी जस्टिस वी रामास्वामी का हुआ था 1990 में, जो कि फेल हो गया था क्योंकि वो मेजोरिटी नहीं मिली थी, और एक दो जजेस का बाद में वो रिजाइन कर गए, तो फिर वो इन्फ्रक्चुअस हो गया, तो पार्लियामेंट में बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन आप देखिए कितना मुश्किल आज की तारीख में अगर कोई जज है जिसके खिलाफ सबूत भी हो, तो कोलिजियम तो उनको इम्पीच नहीं कर सकती ना। कोलिजियम मैक्सिमम क्या कर सकती है, किसी जज को ट्रांसफर कर सकती है। तो ये अगर उसमें एक दायरे में प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज लाइक लेंदी प्रोसेस काइंड ऑफ, उसके लिए बनाया गया था लेंदी, ताकि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई सरकार या पार्लियामेंट किसी इंसान को एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत इंटेग्रिटी वाले जज को इम्पीच ना कर दे। अगर इतना आसान होता तो हो जाता कोई इम्पीच, लेकिन अब इतना मुश्किल भी कर देना ये दिक्कत वाली बात है ना। लेकिन अगर आपके पास एक बॉडी होगी जो ये अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल एंड इम्पीचमेंट वगैरह के साथ डील करेगी, तो फिर हो सकता है फिर आपको, अभी तो क्या है, किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट जाती है, फिर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बैठती है, फिर वो रिकमेंडेशन देते हैं, फिर पार्लियामेंट में जाता है, उसमें भी आपको सिग्नेचर, मिनिमम सिग्नेचर चाहिए 50 MPs वगैरह के, ताकि वो प्लेस हो पाए। उसके बाद फिर आगे प्रोसीजर चलता है। तब तक कई बार होता है कि वो लोकसभा का टर्म खत्म हो गया वगैरह वगैरह, ये सब भी होता है ना। कहने का मतलब इसमें 5 साल भी लग जाते हैं। नहीं, लग सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, तो इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन। तो मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि होना चाहिए एक ऐसी बॉडी जो इसको करे। बाहर की कंट्रीज में इम्पीचमेंट इजी है या फिर मतलब लाइक वहां भी यही? इम्पीचमेंट कहीं इजी नहीं है, लेकिन और होना भी नहीं चाहिए। इतना आसान तो नहीं होना चाहिए ना कि किसी को हटा दे। लेकिन नॉर्मली वहाँ सिस्टम ये है कि अगर किसी जज के खिलाफ कुछ, अब मैं आपको जैसे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह इन डेमोक्रेसीज की बात ही कर रहा हूँ, बाकी देशों की नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर जज पे इस तरह की बातें आती हैं और उनके सामने ये तथ्य रखे जाते हैं, तो अक्सर वो रिजाइन ही कर देते हैं। उनको रिजाइन करने पे मजबूर या कुछ करा जाता है, वो चले जाते हैं। इम्पीच का सिस्टम वहाँ पे ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ पे अब है, तो इसको हमें थोड़ा इम्प्रूव ही करना पड़ेगा। और तो कुछ करने से। अपॉइंटमेंट का सिस्टम कैसे है सर बाहर? देखिए, सिर्फ हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे जजेस अपॉइंट जजेस, बाकी हर जगह सरकार के थ्रू ही आते हैं। उनके हैं जुडिशरी कहीं ना कहीं उनका रोल होता है, बिल्कुल होता है। ये नहीं कि बिल्कुल रोल नहीं है जुडिशरी का, लेकिन अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट सरकार ही करती है। जैसे यूएस सुप्रीम कोर्ट पे तो आपने देखा कैसे बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोसेस है, किसी जज का कोई रोल नहीं है। एक नॉमिनेट होता है कैंडिडेट, उसकी अच्छी खासी वहाँ पे सेनेट वगैरह में हियरिंग्स होती हैं, सारे उनसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर कंफर्म हो गए तो आप जज बन गए, और वहाँ जज बन गए लाइफ के लिए। वहाँ पे कोई रिटायरमेंट एज तो है नहीं यूएस सुप्रीम कोर्ट की। तो अगर आप किसी जज को बना, इंडिया में शायद क्वेश्चनिंग है इस पे, देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द कॉलेजियम बिकॉज़ जजेस ही अपॉइंट करते हैं। नहीं, वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि कॉलेजियम सिस्टम रिक्वायर्स अ रिफॉर्म। वो तो मैं क्या, सभी बहुत लोग कह रहे हैं, इवन मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड जजेस आर सेइंग दैट कॉलेजियम सिस्टम रिक्वायर्स अ रिफॉर्म। लाइक इस पे वर्क क्यों नहीं हो रहा, कहाँ पे देरी हो रही है, मुझे ये जानना। देरी हुई, देखिए, अब इसका रिफॉर्म कॉलेजियम तो कर नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही आया है। तो अब सरकार को करना पड़ेगा। सरकार ने 2014 वगैरह में कोशिश की, एनजेसी लाए, वो खत्म हो गया। लेकिन अब क्योंकि वो खत्म हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोबारा नहीं लाया जा सकता दूसरे फॉर्म में, तो उनको करना चाहिए ये। अगर सरकार को होना चाहिए बल्कि इसमें इंटरेस्टेड, मेरे ख्याल से। Short and simple, government has to work on it. Government has to work it with in consultation with the judiciary, so that the judiciary's concerns are taken care of, ना। Okay. That's it. You can't have a fully appointed, but वो दिन चले गए कि सिर्फ सरकार ही अपॉइंट करेगी जजेस, जुडिशरी का कोई रोल नहीं। तो वो तो नहीं हो सकता ना, यही है। तो मेरे हिसाब से इसका सरकार को करना पड़ेगा इसमें स्टार्ट। Thank you so much, sir. Thank you very much. Very good discussion. Thank you. हमें फॉलो, शेयर व लाइक करना न भूलें, और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें।